क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो क्वेश्चन में कुछ पैटर्न के किया था, आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, जरा लिखो देखो। टी शेप का ऑब्जेक्ट किया था, आज वैसा ही कुछ है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, इसका थिकनेस बहुत कम है, ठीक है ना, तो थिकनेस नेग्लिजिबल है। बहुत पतला ऑब्जेक्ट है तो थिकनेस इसका नेग्लिजिबल है, तो इसलिए थिकनेस की डायमेंशन नहीं दे रखा है। हम बताने के लिए इतना बनाए, दरअसल ये बहुत ही थिन है, ये इससे भी थिन है, तो एक इस तरह का रॉड कुछ लिया। ये पूछा हुआ क्वेश्चन ही है, जेई का है, सिंपल है पर कोई खास नहीं है, आराम से कर पाओगे, बस ट्राई करो। जो किए थे कल उससे टफ नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिख लो कि एक ऑब्जेक्ट है, कैसा है, तो टी शेप्ड का है, तो इसको ऐसा करो, टी शेप्ड नहीं लिखो, हाँ, ए टी शेप्ड ऑब्जेक्ट, ए टी शेप्ड ऑब्जेक्ट हैविंग डायमेंशंस एज इन फिगर, हैविंग डायमेंशंस एज इन फिगर, इसको थोड़ा ढंग से बना लिया जाए बीच में, हैविंग डायमेंशंस, टी शेप्ड ऑब्जेक्ट हैविंग डायमेंशंस एज इन फिगर, ठीक है ना। तो ऐसा डायमेंशन कुछ है, ठीक। ये लेंथ है 12, ये सॉरी ये एल कर काम करो, ये एल है, ये 12 है, ये एल है, ये 12 है। थिकनेस नेग्लिजिबल है तो इसलिए थिकनेस के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, ठीक। एज इन फिगर लिखो, फोर्स कैपिटल एफ इज अप्लाइड, फोर्स कैपिटल एफ इज अप्लाइड एट पॉइंट पी, इस पे कहीं पॉइंट पी है रॉड पे, उस वहां पे अप्लाई किया जा रहा है इस तरह से, फोर्स कैपिटल एफ, ए फोर्स कैपिटल एफ इज अप्लाइड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी पैरेलल टू दिख रहा है, एट पॉइंट पी पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू ए बी, ठीक ना, पैरेलल टू ए बी, ये मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है ना। एट पॉइंट पी फोर्स अप्लाई किया गया पॉइंट पी पे, कैसे, तो पैरेलल टू ए बी के पैरेलल, ठीक, पैरेलल टू ए बी सच दैट ऑब्जेक्ट only does translational motion, ऑब्जेक्ट ओनली डज ट्रांसलेशनल, बोर्ड पे लिखा है ट्रांसलेशनल मोशन विदाउट रोटेशन, ट्रांसलेशनल मोशन विदाउट रोटेशन, ट्रांसलेशनल मोशन विदाउट रोटेशन, ठीक है ना, ट्रांसलेशनल मोशन विदाउट रोटेशन। देन फाइंड हाइट ऑफ पॉइंट P, देन फाइंड हाइट ऑफ पॉइंट P, हाइट ऑफ पॉइंट P। देखो जब भी हाइट वर्ड यूज किया जाता है ना, हाइट ऑफ पॉइंट P, जब भी हाइट वर्ड यूज किया जाता है, कहां से किया जाता है, बॉटम से, तो बॉटम से पूछ रहा है, यानी कि C पॉइंट से पूछ रहा है, ये जो F फोर्स लग रहा है वो कितनी दूरी पे लग रहा है। पहले बात समझना है, जो F फोर्स लग रहा है वो ये नहीं बताया गया कि वो P पॉइंट कौन सा पॉइंट है, बस इतना बताया गया कि उस पॉइंट पे फोर्स लगने से कैसा मोशन होता है, ट्रांसलेशनल मोशन होता है। याद करो हमने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्या बताया था, कि हम किसी की स्टडी करते हैं, मान लो एक प्रोजेक्टाइल, इससे पहले पढ़ रहे थे कि किसी ऑब्जेक्ट को फेंका गया और पाथ प्रोजेक्टाइल का हो गया, तो ऑब्जेक्ट तो अलग अलग टाइप से गिरेगा ना, बताया था। अगर पूरा सिमेट्रिकल रहा, बॉल रहा, तो वो एग्जैक्ट पैराबोला का पाथ बनाएगा, लेकिन कोई अलग सा ऑब्जेक्ट रहा, मान लो कोई हथौड़ी ही है, तो कोई पार्ट ऊपर जा रहा है, कोई पार्ट नीचे जा रहा है, अनइवन सा रहा, तो उसका हर पॉइंट प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं करेगा, केवल सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल होगा। तो दरअसल हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलने का मतलब ऑब्जेक्ट को या तो पॉइंट लाइक मानते थे, और हम बेसिकली स्टडी किसका करते थे, सेंटर ऑफ मास का। उसी तरह हम बोल देते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे ट्रांसलेशन का मोशन का मतलब होता है सीधा मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, ट्रांसलेशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। तो हम जनरल क्या सेंस में, ताकि कोई ऑब्जेक्ट है, किसी पे फोर्स लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे, वो सीधा चलेगा,
दिमाग में जनरली ये आता है ना, हम बोलेंगे किसी ऑब्जेक्ट का, उसको हॉरिजॉन्टली धक्का दिए, किधर जाएगा, आप बोलोगे सीधा जाएगा। लेकिन अगर देखोगे यहां पे ना प्रैक्टिकली, इधर मास कुछ अलग सा है, इधर कुछ बॉडी अलग है थिकनेस में, इधर कुछ अलग है। तो जब इधर मास अलग है, इधर जब इसको यहां फोर्स लगाओगे ना, प्रैक्टिकली क्या होगा पता है? कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, अगर फोर्स ऐसे लगाओगे ना, रोटेट कर जा रहा है, फोर्स यहां लगाओ रोटेट कर जाएगा, फोर्स यहां लगाओ रोटेट कर जाएगा। लेकिन क्या बोला गया? ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। तो एकमात्र पॉइंट ऐसा होगा, पूरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट मान के पढ़ रहे हैं, तो एकमात्र पॉइंट सेंटर ऑफ मास ही होगा जिसका मोशन हम जो सोच रहे हैं ट्रांसलेशन, वो ट्रांसलेशन ही होगा। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा चलेगा सेंटर ऑफ मास वैसे ही चलेगा। यानी हमको बेसिकली पॉइंट पी पे ये बोल के कि ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, इसका मतलब हमको बोल दिया है सेंटर ऑफ मास निकालो। बात समझ में आया? तो ट्राई करो। अब सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं बताया है। और एक बात समझो, ऑब्जेक्ट का थिकनेस बोल दिया गया कि नेग्लिजिबल है, मतलब ए बी और सी डी पार्ट का थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो थिकनेस के बारे में सोचना नहीं है। तो थिकनेस नेग्लिजिबल है तो इसको क्या क्या कंसीडर करेंगे फिर? 1D 2D की 3D? तब 1D कंसीडर करेंगे। तो करो ट्राई। देखो यहाँ पे थिकनेस अगर नेग्लिजिबल बोला ना, एक बात तो ये समझ में आया, वो पॉइंट क्या होगा? सेंटर ऑफ मास। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट सेंटर ऑफ मास लोकेट कर सके ना, तो अगर मूव कराओगे ना तो ये स्ट्रेट जाएगा, केवल एक ही पॉइंट होगा। बाकी इसके अलावा किसी भी पॉइंट पे फोर्स लगाओगे ना, ये स्ट्रेट नहीं जाएगा, ये मुड़ जाएगा। तो एक तो पता लग गया वो पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ मास। क्योंकि सेंटर ऑफ मास का मोशन वैसा ही होगा जैसा हम एज्यूम कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को सीधा लगाने पे। कोई ऑब्जेक्ट को अगर किसी एंगल पे फोर्स लगाया जाए तो बेंड होता है, लेकिन सीधा तभी जा सकता है जब ऑब्जेक्ट पॉइंट लाइक है। और पॉइंट का मतलब क्या है? वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास है। तो खैर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताना है। ये दो पार्ट में मान सकते हो, एक सी डी एक ए बी, एक ए बी एक सी डी, दो पार्ट में मान सकते हैं। तो दो पार्ट में मान सकते हैं, और ये दोनों कंसीडर क्या होगा? 1D। तो फॉर ए बी अगर मैं बात करता हूं, ए बी के लिए एक बात बताओ, ए बी का मास, मास ऑफ ए बी का मास m है, मान लेते हैं कुछ। एक बात बताओ, अगर ए बी का मास m है और थिकनेस दोनों का नेग्लिजिबल है, तो मास ऑफ सी डी कितना होगा? सी डी का मास बता सकते हो? अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी का है 2m होगा, क्योंकि लेंथ डबल हो गया, थिकनेस नेग्लिजिबल है, इसका l लेंथ है तो m मास में बोला, तो इसका 2l है तो कितना हो जाएगा? 2m हो जाएगा सिंपली। फिर हम वर्टिकल को मान लो y मान लिए, तो y क्या होगा? सिंपली क्या फॉर्मूला होगा? YCM। वर्टिकल को y माने तो ये किस पॉइंट पे लग रहा है? ये सेंटर ऑफ मास है, और इसका हाइट यहां से ये हाइट है YCM, ये इनको निकालना है। तो YCM हम क्या बोलेंगे? m1y1 प्लस m2y2 बाय m1 प्लस m2। सिंपल फॉर्मूला ये लगाएंगे, m1y1 प्लस m2y2 बाय m1 प्लस m2, m1y1 प्लस m2y2 दो पार्ट में माना बाय m1 प्लस m2। क्लियर है? अब एक बात समझो, इस वाले का वर्टिकल को पहले लिख रहे हैं। मान लो वर्टिकल का मास क्या है? 2m। वर्टिकल का मास है 2m, और इसका सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट कितना होगा? इसके सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, और सारे डिस्टेंस एक ही जगह से मेजर करेंगे जहां से बोला गया, यानी c से। तो उसके सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट c से कितना होगा? ये l लेंथ का है, सेंटर ऑफ मास 2l लेंथ का है, सेंटर ऑफ मास कहां होगा? l पे होगा, बीच में होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? l पे होगा, 2m इंटू l। और दूसरा वाला मास क्या है? हॉरिजॉन्टल वाला m है। तो इसका चूंकि थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो इससे मतलब नहीं है थिकनेस से, इसका सेंटर ऑफ मास कहां हो जाएगा? 2l पे हो जाएगा। इसको एक लेंथ से मान सकते हो, थिकनेस नेग्लिजिबल है, एक लेंथ मान सकते हो, तो इसका कितने पे हो जाएगा? 2l पे हो जाएगा। तो m इंटू 2l डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है? 2m प्लस m। सॉल्व करोगे तो कितना होगा? m सब कैंसिल हो जाएगा, ये 2m प्लस ये कितना हो जाएगा? कितना लिखेंगे? 4ml, 4ml बाई 3m, 4ml बाई 3m, 4ml बाई 3m, m से m गया, आंसर क्या हो जाएगा? 4l बाई 3। बात समझ में आई? 4l बाई 3। तो सिंपल सा क्वेश्चन है जो पहले पूछा जा चुका है, JEE में पूछा जा चुका है। 4l बाई 3 आंसर लिखो क्वेश्चन। डिस्क ऑफ डायामीटर d, ए डिस्क ऑफ, बोर्ड पे लिखा है डायामीटर d, कैपिटल D, ए डिस्क ऑफ डायामीटर d, या ऐसा लिख लो
फ्रॉम ए डिस्क ऑफ डायमीटर डी, एक फ्रॉम ऐड कर लेना पहले, फ्रॉम ए डिस्क ऑफ डायमीटर डी, फ्रॉम ए डिस्क ऑफ डायमीटर डी, a small disk of diameter d by 6, a small disk बोर्ड पे लिखा है of diameter d by 6 is scooped out, बोर्ड पे लिखा है scooped out मतलब निकाल लिया गया, आइसक्रीम वगैरह खाते हो बोलते स्कूप देना, वही निकाल लेना, तो is scooped out, ठीक है ना, डायमीटर d by 6 is scooped out, फुल स्टॉप लिखना, स्मॉलर डिस्क जिसको हटाया गया काट के, ठीक है ना, इसको स्कूप किया गया, स्मॉलर डिस्क, ऐसा करो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस लिखना है, तो लिख लो ऐसा, इज स्कूप्ड आउट फुल स्टॉप, द स्मॉल, हाँ ठीक है, द सेंटर ऑफ स्मॉलर डिस्क, ऐसा कर लो, द सेंटर ऑफ स्मॉलर डिस्क is at a distance, the center of smaller disk is at a distance d by 4 at a distance d by 4 from center of original disk, from center of original disk, यानी जो डिस्क काट के हटाया गया उसका सेंटर जो है बड़े वाले डिस्क के सेंटर से d by 4 डिस्टेंस पे है, तो फाइंड सेंटर ऑफ मास या कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग डिस्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग डिस्क, जितना डिस्क बच गया उसका सेंटर ऑफ मास क्या है, रिमेनिंग, कहाँ शुरू से, फाइंड सेंटर ऑफ मास या कोऑर्डिनेट कर लो, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग डिस्क, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग डिस्क। क्वेश्चन में समझा दे रहा हूं, ट्राई कर सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या है, एक बड़ा डिस्क है, ये एक बड़ा डिस्क है, इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर डी है, इसका डायमीटर है डी, समझना, इसका डायमीटर डी है। अच्छा, जब डायमीटर डी था तो पूरा डिस्क था, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में होगा, ऊपर। इससे एक डिस्क स्कूप्ड आउट कर लिया, मतलब काट के हटा लिया गया। जो डिस्क काट के हटाया किस जगह पे से काट के हटाया गया होगा, तो फिगर मान लो ऐसे बोल दिए, ये हटाया गया। ये जो हटाया गया डिस्क, उसका डायमीटर कितना है, क्वेश्चन में दे रखा कितना, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, d/6। जो हटाया गया उसका डायमीटर कितना है, d/6, और जो हटाया गया वो कितने डिस्टेंस पे है, तो उसका सेंटर ओरिजिनल डिस्क जो था उसके सेंटर से कितनी दूरी पे है। ये डिस्टेंस कितना बोला गया क्वेश्चन में है, d/4। बात आ रही है समझ में। तो अब ये जब काट के हटा लेंगे ना, ये जब काट के हटा लेंगे तो रिमेनिंग डिस्क कौन बच जाएगा, इसके अलावा जितना पार्ट बचा, यानी ये पूरा रिमेनिंग डिस्क हो जाएगा, ये पूरा रिमेनिंग डिस्क हो जाएगा, ये हट जाएगा पार्ट कट के, ये पूरा रिमेनिंग डिस्क हो जाएगा। तो ये बचा हुआ जो डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। क्वेश्चन समझ में आया बात। अब थोड़ा सा बताता हूं क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूला पढ़े सेंटर मास का वही है। हटाते हैं तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कहने का मतलब जैसे XCM क्या पढ़े थे, M1 X1 प्लस M2 X2 बाय M1 प्लस M2। यहां क्या हो जाएगा, XCM माइनस हो जाएगा। किसमें माइनस होगा, ऑब्वियस है, बड़े में छोटा माइनस होगा। तो अगर M1 बड़ा है तो M1 X1 माइनस M2 X2 डिवाइड बाय M1 माइनस M2। अब एक बात समझो, एक तो ये तरीका है, पूरा मेथड है, हम कर सकते हैं इससे। कैसे, जैसे कल क्वेश्चन करा था, ये 1D है, 2D है कि 3D है, डिस्क 2D है, ये 2D है। तो 2D में बात करते हैं मास पर यूनिट एरिया, मास नहीं गिवन है तो यूनिट एरिया का मास कितना है, और यूनिट एरिया का मास कितना है तो गिवन एरिया का इनटू दैट एरिया, उस तरह से मास लिखते हैं। और फिर दो पार्ट में मान सकते हो, बड़े वाले पार्ट जो ओरिजिनल था, और जब ओरिजिनल था तब उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, और जब जो काट के हटाया गया उसका मास और उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, बड़े वाला का मास, ओरिजिनल डिस्क का मास और उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, जो काट के हटाया गया उसका मास और उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट।
दोनों का मास, तो मास निकालने का तरीका बताया था, यूनिट का 2D में है तो यूनिट एरिया का मास इतना सिग्मा से लिखते थे, तो इतने एरिया का कितना वो निकालते थे। या फिर एक तरीका था, इतना कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो एरिया लगा दो, एरिया का कॉन्सेप्ट लगा दो सेंटर ऑफ मास में। एरिया का कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, तो A1x1 कर दोगे माइनस A2x2 बाय A1 माइनस A2। जैसे वहां आ रहा था A1x1 प्लस A2x2 बाय A1 प्लस A2, उससे पर यूनिट देखने की जरूरत नहीं होगी। बात समझ में आया? बाकी सारे कोऑर्डिनेट दिए हैं, लगभग हम जगह तक पहुंचा चुके हैं, ट्राई करके हमको आंसर बताने की कोशिश करो। अब देखो यहाँ पे इसको करना तो हमको एरिया कॉन्सेप्ट से ही एग्जाम में, और उससे ही कम लेंदी होगा, और वही ठीक है। पर यहां मैं एक बार और क्लियरिटी के लिए, आपका दिक्कत हो किसी को, तो मास वाले से भी कॉन्सेप्ट से बता देता हूं, पर एरिया वाले से सेंटर ऑफ मास निकालना बेटर रहेगा। अभी मैं मास वाले से पहले दिखा दे रहा हूं। देखो बड़े वाले डिस्क का मास मान लेते हैं, ओरिजिनल डिस्क का या बिगर डिस्क का। लेट मास ऑफ ओरिजिनल डिस्क या बिगर डिस्क, जो बोल ओरिजिनल डिस्क जो बड़ा वाला डिस्क था उसका मास मान लिया m, लिख सकते हैं, या आप सिग्मा से भी यूनिट एरिया जैसे लिखना है, तो मास ये लिख लिया, तो मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, तो मास बाय एरिया को जैसे लिखोगे सिग्मा से, बोले सिंबल से लिखते, कल बताए थे डिटेल, नहीं तो आप सिंपल मास बाय एरिया ही रखो। तो m बड़े वाले का मास और बड़े वाले का एरिया, तो एरिया क्या होता है डिस्क का, पाई आर स्क्वायर। तो देखना पाई आर स्क्वायर, आर इसका रेडियस कितना होगा, d/2 होगा, रेडियस d/2 होगा ना, डायमीटर का आधा, तो पाई आर स्क्वायर, आर की जगह क्या लिखोगे, d/2 का होल स्क्वायर। तो ये लिखोगे तो कितना हो जाएगा, ये m बाय पाई डी स्क्वायर, और 1/2 का क्या हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो इस मास पर यूनिट एरिया इतना आया। तो जो इसका बड़े का मास माने थे, तो इसका मास पर यूनिट एरिया क्या हो गया, इतना हो गया। तो जो काट के हटाए उसका कितना होगा, देखे मास, तो मास ऑफ स्मॉलर डिस्क, जो काट के हटाएगा ना स्कूप वाला, उसको हम बोल रहे हैं स्मॉलर, तो मास ऑफ स्मॉलर डिस्क। जरा समझना, पहले मैं बेसिक मास वाले तरीके से बता रहा हूं, पर एग्जाम में उतना लेंथी नहीं करेंगे, हम सिंपल करेंगे। अच्छा, जो छोटे वाले हैं दोनों का एक ही टर्म में बताना होगा, उसको उसके मास को हमने लिख लिया अभी थोड़ी देर के लिए m, छोटे वाले का, ठीक है, उसको भी एक ही टर्म में निकालेंगे। अब देखो यूनिट एरिया का मास इतना निकला ना, यूनिट एरिया का मास इतना निकला, चूंकि डेंसिटी एक जैसी ही है, और डेंसिटी एक जैसी है, क्वेश्चन में लिखा होगा, नहीं भी लिखा होगा तो एज्यूम वही करेंगे। तो एक बात बताओ, यूनिट एरिया का मास उतना है, तो इसका मास क्या होगा इनटू ये एरिया, और ये वाली एरिया क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर, और आर की जगह क्या लिखेंगे, इसका रेडियस d/6 का स्क्वायर लिखेंगे, इसका रेडियस यही है ना, सॉरी इसका डायमीटर d/6, यही लिखेंगे, बोल रहे हो, हाँ, बाय 2 भी लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है ना, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाय 2, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर, तो डायमीटर क्या है, d/6, उसका आधा क्या होगा, d/12 ना, d/12, तो d/6 इंटू 2 का होल स्क्वायर ये लिखेंगे। तो इसका मास कितना आया, जरा देखना, जितना भी आएगा 4m, पाई से पाई चला जाएगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, इससे ये चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 4m, और ये 6 12, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, तो 144 किधर रहेगा, नीचे रहेगा ना, यही रहेगा। इसको कैंसिल करना, कैंसिल करो, 4 से कितने नंबर में जाएगा, तो इसका मास कितना आ गया, बड़े वाले का m/36, बात समझ रहे हो, बस हो गया, ये आ गया, उसके बाद फॉर्मूले में रख देंगे m1x1 माइनस m2x2 बाय m1 माइनस m2। अब जरा समझना, हम एक्सीएम निकाल रहे हैं, तो ऑरिजिन यहां था, ऑरिजिन से ही डिस्टेंस निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट हुआ, पुराने वाले को ऑरिजिन को ही सेंटर माना और यहां से पता कर रहे हैं, तो नए वाले ओरिजिनल का जो ऑरिजिन है उसी को मान लिया, यहीं से पता कर रहे हैं, ऑरिजिन कोई तो होगा ना, तो ऑरिजिन हमारे लिए ये है, इससे ही कितने डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास गया पता करते हैं, पहले सेंटर ऑफ मास इसी पे था। तो क्या लिखेंगे, बड़े वाले का m1x1 माइनस m2x2, बड़े वाले का मास हमने लिखा है m, तो लिख लेंगे mx1, छोटे वाले जो हटाया गया उसको स्मॉल m से लिखा,
माइनस एम एक्स टू बाय एम माइनस एम, ये लिखेंगे। तो एक बात बताओ, बड़े वाले का मास जो है देखा जाएगा। मुझे एक बात बताओ, बड़े वाले के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है इनिशियल जब डिस्क था? इनिशियल का सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 0। इनिशियल का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही है, उसी को ओरिजिन लिया, तो m इंटू क्या लिखेंगे 0 माइनस m, इसको क्या लिखे m/36, m/36 इंटू इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास एक ही ऑरिजिन से, तो उसी ऑरिजिन से स्मॉलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है? d/4 में ना, क्वेश्चन में गिवन है ना। तो ये कितनी दूरी पे है? ये है d/4, यही है। और m माइनस m, तो m क्या है? m कैपिटल M, दोनों को एक टर्म में लिख लेते हैं, और स्मॉल m को लिख सकते हैं m/36। पहले बताओ ये क्लियर है? अब सॉल्व कर, देखो ज्यादा बहुत ज्यादा झंझट नहीं लेना कैलकुलेशन करने का, हम इसको यही रहने देते हैं, बाद में अपने कैंसिल होगा। माइनस md बाय इसका एलसीएम लेंगे, वो तो 0 हो जाएगा। 36 इंटू 4 जितना भी आता है ठीक है, और नहीं करना तो आप ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कैंसिल हो जाता है। और ये हो गया इंटू ये वाला क्या है, इसका एलसीएम 36 होगा, और 36 माइनस 35 डायरेक्ट लिखे 35m, और ऊपर जाएगा कुछ 36, यही होगा। सॉल्व कर रहे हैं, अब कैलकुलेशन कर रहे हैं बस। तो ये कैंसल, तो m से m भी चला जाएगा, तो 35 इंटू 4 कितना होगा? 140। 30 के 120, 5 के 20, 140। 30 इंटू 4 120, और 5 इंटू 4 क्या होगा? 20। तो 120 और 20 140, तो माइनस d/140। अगर डिस्टेंस सेंटीमीटर लिखा, सेंटीमीटर, मीटर लिखा हो तो मीटर, जिसमें भी लिखा। तो सेंटर ऑफ मास कहां चला गया? पीछे, और जाना भी चाहिए था पीछे। क्यों? क्योंकि मास हम इधर से हटाए हैं ना, पहले डिस्ट्रीब्यूशन मास का समान था, सेंटर ऑफ मास बीच में था, इक्वल था। तो अब इधर से मास हटाए तो इधर मास कम हो गया ना, इस साइड ज्यादा हो गया, तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो जाएगा। ऑरिजिन से इधर प्लस लिखते हैं तो इधर क्या आता है? माइनस आता है, इसलिए आंसर हमारा क्या आया है? माइनस में। पहले बोलो इतना समझ में आया सबको? अब एक बात देखो, ठीक है, इसको समझने के लिए मैंने डिटेल फिर से बता दिया ताकि किसी को दिक्कत हो तो रिकॉल हो जाए। अब कंपटीशन में करना है या ऐसे करना है तो हम इतना बड़ा नहीं करेंगे, हम सीधा एरिया वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे। एरिया का कॉन्सेप्ट कल डिटेल में बताया था, तो वो तो वो एरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो हम डायरेक्ट ही यूज करेंगे, कैसे मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ देखो क्या करेंगे, एक्सियम यही लगाएंगे। ये कैसे आया कल बताए थे कि इसको लिखोगे डेंसिटी इंटू एरिया, तो एरिया ही बच जाएगा, और इधर भी डेंसिटी इंटू एरिया, नीचे डेंसिटी इंटू एरिया, डेंसिटी इंटू एरिया, तो सबसे डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया का टर्म बचेगा। तो क्या होगा, बड़े वाले का एरिया को मान लो ए से लिख लिया, तो ए इंटू x1, छोटे वाले का मान लो स्मॉल ए से लिख लिया, ए इंटू x2 डिवाइड बाय ए माइनस ए। मास की जगह क्या रिप्लेस हो जाता है? एरिया से। तो इस कॉन्सेप्ट से करेंगे सिंपल, तो बस कुछ जरूरत नहीं है। देखो बड़े वाले का सेंटर ऑफ मास ही ओरिजिन है, तो इसको बेवजह का लिखने में क्यों टाइम खराब करिए, तो 0 ही देगा, a1 इंटू 0। दूसरे वाले का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर डायमीटर d/6, उसका आधा रेडियस d/6 इंटू 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। और a माइनस ए, बड़ा वाला एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, तो बड़ा वाला का डायमीटर कितना है? d, तो रेडियस क्या होगा? d/2, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू d/2 का स्क्वायर, माइनस छोटे वाले का एरिया क्या लिखेंगे? पाई इंटू क्या, अच्छा इसका कोऑर्डिनेट भी तो होगा ना, तुम लोग सोए हो, ये इसका एरिया लिखा ना छोटे वाले का, पाई आर स्क्वायर इंटू x2 भी ना, तो इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना है? d/4। पहले वाले को तो 0 था इसलिए 0 लिखा, तो इंटू क्या होगा? d/4 भी। और यहां पे क्या होगा? छोटे वाले का एरिया, छोटे वाले का वही ऊपर जो लिखा था d/6 इंटू 2 का होल स्क्वायर। पहले बोलो ये क्लियर है? इसमें फायदा क्या हुआ, बस एक ही स्टेप में आंसर आ गया, हमको उतनी कहानी करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जब हम एरिया वाला कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, कल हम बता चुके हैं डिटेल, मैं बता चुका हूं डिटेल, तो फिर ऐसे ही करना आसान पड़ेगा। तो इसमें सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन करोगे वही रिजल्ट आएगा। तो जब इसको लिखोगे, देखो क्या लिखोगे, माइनस जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दें, देखो पाई से पाई चला जाएगा, डी स्क्वायर से ये वाला डी स्क्वायर चला जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? डी बचेगा। ज्यादा एलसीएम में परेशान नहीं होना, कई चीजें कैंसिल हो जाती है, इसलिए कभी एलसीएम वगैरह लेना हो तो लास्ट सिस्टम में जाके लेंगे। 6 इंटू 2 का होल स्क्वायर लिखना है तो लिख लो, या ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो 12, 6 इंटू 2 12,
12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 12 का स्क्वायर 144 और इसका क्या आ जाएगा 4 नीचे, ये आ गया इंटू 4 और नीचे वाला पार्ट जब सॉल्व करोगे दिस और नीचे, चलो अभी ज्यादा कॉम्प्लेक्स अब लेना हो ऐसे एक स्टेप में किया सकता है तो मैं ऐसे ही कर रहा हूं। तो d और d क्या हो गया कैंसिल हो गया, सबसे कॉमन लेके इससे भी कॉमन लेके d कैंसिल हो जाएगा, पाई दोनों से कॉमन लेके कैंसिल हुआ, इसका पाई कैंसिल कॉमन लेके, डी स्क्वायर कैंसिल। इसमें क्या सॉल्व होगा 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा 1/4 और यहां पे क्या होगा 1/144। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना कि इसका एलसीएम ले रहे हैं, कोई परेशान नहीं होना, माइनस डी बाय जैसे है वैसे रहने दो, कई चीजें कैंसिल हो जाती है। 144 इंटू 4, 144 इंटू 4, नीचे एलसीएम लोगे यहां भी एलसीएम हो जाएगा 144 इंटू 4, 144 माइनस 4 क्या आएगा 140 माइनस 4, यहां पे ये 144 और इंटू 4 क्या होगा कैंसिल, तो क्या बच जाएगा माइनस डी बाय 140। बात समझ में आई? तो जब हम एरिया का कॉन्सेप्ट जान चुके हैं तो यही लिखेंगे, अगर सेंटीमीटर दिया सेंटीमीटर, मीटर दिया तो मीटर में आंसर, तो एरिया का कॉन्सेप्ट जान चुके हैं हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, उतनी कहानी करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो जब मास काट के हटाया गया तो क्या करेंगे सिंपल सबट्रैक्ट कर देंगे। ऐसा ही 3D ऑब्जेक्ट से जब मास काट के हटाया गया होगा, स्फीयर से ऐसा ही क्वेश्चन दे दे कि एक स्फीयर से इसी तरह का स्फीयर हटाया गया, समझो सेम क्वेश्चन देता, बोलता ये स्फीयर है और स्फीयर से d/4 पे ऐसा ही स्फीयर हटाया गया, तो फिर सारा कॉन्सेप्ट वॉल्यूम का आ जाएगा। फिर यहां पे हो जाएगा Vx1 माइनस Vx2, जो काट के हटाएगा उसका वॉल्यूम V माइनस V। वो कैसे होता है कलम डिटेल बताए, ठीक है ना। वॉल्यूम लगा दो, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब, तो फिर पाई r क्यूब में डील होगा उसका वॉल्यूम, फिर जो काट के हटाएगा उसका 4/3 पाई r क्यूब, नीचे 4/3 पाई r क्यूब, इसका 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर है? तो इसको अपना नोट कर लो। चलो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट तुम्हारा सिंपल सा चीज है, देखो जैसे क्या होता है, क्वेश्चन दे रहे हैं दो मास है, मान लो दो मास है, एक 4 kg है, एक मास कहीं और रखा है मान लो 2 kg है, ठीक। 4 kg 2 kg है, कितने भी सेपरेशन पे है हमको पता नहीं है, ठीक है। तो दोनों का सेंटर मास कहीं ना कहीं होगा। अब क्या किया गया, किसी एक को खिसका दिए जिसको भी इच्छा हुआ, मान लो 2 kg वाले को 5 सेंटीमीटर राइट खिसका दिए। अब समझना, पहले जब क्या था, जब यहां पे था अपने जगह पे था, मतलब 4 और 2 kg यहां था, तो सेंटर मास कहीं हो रहा होगा। 2 kg वाले को राइट खिसका दिए कुछ 5 सेंटीमीटर। अब बताना है अब सेंटर मास कितना शिफ्ट होगा। 2 kg अगर 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा, या फिर क्वेश्चन ऐसा कह दे कि 2 kg वाला 5 सेंटीमीटर हुआ, सेंटर ऑफ मास को हमको इतना शिफ्ट कराना है, उसके लिए 5 kg को क्या किधर ले जाएं। क्वेश्चन मान लो दे दें, तो क्वेश्चन लिख लो, हाउ मच 4 kg mass, how much 4 kg mass should be shifted, 4 kg mass should be shifted so that center of mass, so that center of mass will shift, so that center of mass will shift 2 centimeter right, सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट 2 सेंटीमीटर राइट। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करो, अब देखो ठीक है, ये तो जानने के लिए ठीक है प्रोसेस है। अब जो हम सीधा करेंगे कैसे, आप कुछ भी r लिख लो, x लिख लो, y लिख लो, जिसके लोग निकालना है। मान लो मैं सिंपल सा बात बोलता हूं, समझना, अगर मैं बोलता हूं XCM, दो मास के लिए बोल रहे हैं, क्या फॉर्मूला होगा m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यही करते हो ऐसा कुछ। दोनों तरफ हम चेंज लगा देते हैं, चेंज को d से लगा दो, चेंज को तुम डेल्टा से लगा दो, जैसे दोनों तरफ मैं चेंज लगा देता हूं तो d और इस साइड भी d, या फिर सीधा सा चेंज लिखो, उतना भी क्यों झंझट पालना, डेल्टा इधर चेंज, तो इधर भी चेंज को क्या लिख देंगे डेल्टा, डेल्टा इधर लगा सकते हैं दोनों साइड। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो डेल एक्सीएम। अब मास तो चेंज करेगा नहीं, मास चेंज करेगा नहीं है तो मास को बाहर रखा, चेंज किस में हो सकता है, x में चेंज, m1 डेल्टा x1, और m2 क्या होगा, m2 डेल्टा x2 डिवाइड बाय क्या होगा m1 प्लस m2।
डेल्टा एक्सीएम क्या है कि एक्स के पोजीशन में चेंज, मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में चेंज डेल्टा एक्सीएम, x1 में चेंज, x2 में चेंज, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्या है, कैसे अप्लाई करें जरा सा देख लो यहाँ पे। अब इसी क्वेश्चन में जैसे था तो हमारा क्या था, हमको निकालना था सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कितना चेंज आया। हमने लिखा डेल्टा एक्सीएम, लिख सकते हैं m1 डेल्टा x1। m1 क्या है 4, m1 में कितना चेंज हुआ ये निकालना था। तो m1 में कितना चेंज हुआ 4 इंटू मान लो कुछ लिख लिया डेल्टा x1 प्लस m2 में चेंज, m2 में चेंज कितना है 2 इंटू लिख लिया मान लो ठीक है डेल्टा x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी 4 प्लस 2। एक्सीएम x में कितना चेंज है, डेल्टा एक्सीएम x में क्या बोला, सो दैट सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट कितना 2 सेंटीमीटर राइट। किसी भी एक डायरेक्शन को प्लस मान लोगे दूसरा माइनस हो जाएगा, पूरे क्वेश्चन में उस डायरेक्शन को फिर प्लस ही मानना। मान लो राइट साइड प्लस मान लिए तो लेफ्ट क्या हो जाएगा माइनस। तो राइट साइड अगर प्लस माने हैं तो डेल एक्सीएम किधर शिफ्ट किए, सेंटर ऑफ मास किधर बोल रहा है राइट, तो कितना 2, तो x में चेंज क्या है 2, m1 मास कितना है 4, इसमें चेंज कितना है पता करना है, रहने दो 2, और दूसरे मास में 2 में कितना चेंज है, 2 कितना शिफ्ट किए हैं 5 सेंटीमीटर किधर राइट, राइट को प्लस लिखा और 4 प्लस 2 क्या हो गया 6। तो यहां सॉल्व कर लो 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12, और इधर 4 और कितना हो जाएगा ये 10, तो यानी 12 इक्वल टू 4 इंटू डेल x1 प्लस 10। तो यहां से डेल x1 कितना हो जाएगा 4 यानी 1/2 ही होगा शिफ्ट। तो देखिए सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट अगर निकालना हो तो आसान तरीका ये है, ठीक है। मेथड जो है मेथड हम देख लेंगे पर मेथड से लेंथी पड़ेगा। क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था कि 4 kg और 2 kg दो मास है, 4 kg वाले को इनकी जरूरत नहीं है, 4 kg और 2 kg दो मास है, उसका सेंटर ऑफ मास पहले कहीं लाई कर रहा था, ठीक है। अब बोला गया 2 kg वाले को 5 सेंटीमीटर राइट शिफ्ट करा दिए, तो बताओ 4 kg वाले को कितना शिफ्ट करे, 4 kg वाले को कितना शिफ्ट करे ताकि सेंटर ऑफ मास 2 सेंटीमीटर राइट शिफ्ट हो। क्वेश्चन क्या था कि इसको कितना शिफ्ट करे 2 kg वाले को ताकि सेंटर ऑफ मास तुम्हारा जो है 2 kg को 5 सेंटीमीटर शिफ्ट किए, सेंटर ऑफ मास 2 सेंटीमीटर राइट शिफ्ट हो जाए, इसके लिए 4 kg को कितना शिफ्ट करे। हाउ मच 4 kg मास शुड बी शिफ्टेड सो दैट सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, इतना। तो क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो क्या है इसको, ठीक है, इतना नोट कर लो। अब जरा क्वेश्चन करो, तो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, ऐसे ही डायरेक्ट करना जो बताया कि लिखो हाउ मच, सेम क्वेश्चन दिया, हाउ मच 4 kg विल बी शिफ्टेड, हाउ मच 4 kg विल बी शिफ्टेड, हाउ मच 4 kg विल बी शिफ्टेड सो दैट, सेम क्वेश्चन है, हाउ मच 4 kg विल बी शिफ्टेड सो दैट सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट 2 सेंटीमीटर लेफ्ट। हाउ मच 4 kg विल बी शिफ्टेड सो दैट सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट 2 सेंटीमीटर लेफ्ट। पहले 2 सेंटीमीटर राइट दिया था ना, 2 kg वाले को वही 5 सेंटीमीटर कराया, सेम क्वेश्चन है। तो तुमको बताना है सेंटर ऑफ मास 2 सेंटीमीटर लेफ्ट शिफ्ट हो जाए, इसके लिए 4 kg को कितना शिफ्ट करें 2 सेंटीमीटर लेफ्ट, ठीक। सेम क्वेश्चन है, इससे पहले बार हमने 2 kg राइट बोला था, अब 2 kg लेफ्ट बोल रहे हैं। कर सकते हो, जल्दी करो। राइट को लिखे हैं प्लस से, लेफ्ट को लिखेंगे माइनस से। अगर करो ये तो कर लेना चाहिए, सिंपल इसी पे लगाएंगे डेल एक्सीएम m1 x1 प्लस m1 डेल x1 m2 x2 बाय m1 प्लस m2। अब डेल एक्सीएम सेंटर ऑफ मास किधर बोला है लेफ्ट शिफ्ट हो जाए, राइट को मान लो प्लस मान लिए, राइट को प्लस मान लेंगे तो लेफ्ट क्या हो जाएगा माइनस, क्या लिखेंगे सीधा -2 इक्वल टू सेम का नहीं वही m1 x1 4 कितना शिफ्ट हुआ पता नहीं, डेल x लिख लो जितना भी हुआ, ये तुम्हारा 2 कितना हुआ राइट हुआ कितना 5 डिवाइड बाय टोटल मास 4 प्लस 2 6, तो 6 इधर जाएगा 6 माइनस ये क्या होगा -12 इक्वल टू 4 इंटू डेल x1 प्लस 2 इंटू 5 10 -22, तो डेल x1 इक्वल टू क्या होगा -22/4, -22/4 का मतलब क्या होगा -11/2, -11/2 का मतलब क्या है -5.5 सेंटीमीटर। तो बहुत आसानी से कर सकते हो क्या, और ऐसे ही किया करेंगे, ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि देखो सेम है, सब बोला गया वही, चलो वही 2 सेंटीमीटर को बोला गया 5 सेंटीमीटर राइट शिफ्ट किया गया। अब बोला कि 4 kg को
कितना शिफ्ट करे, क्वेश्चन लिख लो, हाउ मच 4 kg विल बी शिफ्टेड, हाउ मच 4 kg विल बी शिफ्टेड, 4 kg विल बी शिफ्टेड so that center of mass will not shift. How much 4 kg will be shifted so that center of mass will not be shift. इसी क्वेश्चन में बोला गया 2 kg सॉरी ना 2 kg वाले को 5 सेंटीमीटर खिसकाया गया, 4 kg वाले को कितना खिसकाएंगे कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करेगा। तो इसमें क्या करोगे, शिफ्ट नहीं करेगा उनका मतलब डेल एक्सियम क्या हो जाएगा, जीरो। शिफ्ट नहीं करेगा का मतलब डेल एक्सियम क्या हो जाएगा, चेंज इसमें क्या होगा, जीरो। तो सिंपली क्या कर दोगे, जीरो इक्वल टू, यही सेम चीज होगा m1 x1, m1 x1 की पोजीशन में चेंज, x1 की पोजीशन में चेंज निकालना है इसमें, m1 की पोजीशन में चेंज, m1 x1 m1 की पोजीशन में चेंज प्लस 2 के पोजीशन में चेंज 5 होगा, बाय 4 प्लस 2 6, ये इधर जाएगा जीरो ही होगा। तो 4 इंटू डेल एक्स1, 4 इंटू डेल एक्स1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10, और तो डेल x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10/4, -10/4 का मतलब -2.5, तो इसको -2.5 खिसकाएंगे। तो समझे, 3 बातें होगी, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, या कैसे किधर क्या, या फिर तुम्हारा जाके इतना क्लियर है या नहीं शिफ्ट। अब देखो इसमें क्या है, एक जनरल टाइप से मैं बना देता हूं, मान लो यहाँ पे तो 2 मास है और उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है कितना शिफ्ट हुआ, 2 से ज्यादा रहे या बहुत सारे मास रहे, तो इसी तरह से हम क्या लिखेंगे, इसी कहानी को हम लिखेंगे, अगर 2 से ज्यादा मास रहे तो क्या लिखेंगे, डेल एक्सियम इक्वल टू सब में चेंज, m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2 प्लस m3 डेल x3 सो ऑन, जितने भी हैं, प्लस m3 डेल x3, n है तो टिल n तक, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, 3 है 4 है 5 है, उनका सेंटर मास कहीं पड़ रहा है, तो किसी एक इसमें इतना शिफ्ट, इसमें इतना शिफ्ट, इसमें इतना शिफ्ट, तो किसी एक में कितना किया जाए ताकि सेंटर ऑफ मास इतना शिफ्ट हो जाए, तो इस पे कर सकते हैं। ठीक, अच्छा एक काम और देख सकते हैं दोनों केस में, एक तो ये बोले ठीक है हम क्वेश्चन भी कर लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, अगर बोला जाता इन्हीं दोनों में, जैसे बोला भी गया कि डेल एक्सियम अगर मान लो सेंटर ऑफ मास राइट शिफ्ट हुआ प्लस में ले लेते हो, लेफ्ट शिफ्ट हुआ माइनस में ले लेते हो, जैसे बोला गया सेंटर ऑफ मास विल नॉट शिफ्ट, जो अभी किया क्वेश्चन विल नॉट शिफ्ट, तो इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, विल नॉट शिफ्ट, तो डेल एक्सियम क्या हो जाएगा, जीरो, डेल एक्सियम जीरो। 2 के केस में लिख रहे हैं तो ये है m1 डेल x1 प्लस रेड दिख रहा है ना m2 डेल x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यही है, ठीक है, रेड दिख रहा है, थोड़ा कम दिख रहा है तो इससे लिख लेते हैं। तो इस केस में ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर जीरो, यानी सिंपली क्या हो जाएगा, m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2 इक्वल टू जीरो, ये होगा। यानी 2 के केस में अगर शिफ्ट नहीं करा पोजीशन तो हम ये बोल सकते हैं, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं, इधर लाएंगे तो m1 डेल x1 इक्वल टू माइनस m2 डेल x2, या फिर हम सीधा बोल सकते हैं 2 के केस में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं शिफ्ट होगी, इसके लिए m1 डेल x1 इक्वल टू माइनस m2 डेल x2, ये हम सीधा अप्लाई करेंगे कई केस में। जैसे यही क्वेश्चन था, सेंटर ऑफ मास नहीं शिफ्ट करेगा तो हम सिंपली क्या बोल सकते थे, m1 डेल x1 इक्वल टू माइनस m2 डेल x2। तो m1 एक मास 4 kg है, ये कितना शिफ्ट हुआ, हमने बोला डेल x1 इक्वल टू दूसरा वाला कितना है, माइनस लगा दिया m2 डेल x2, m2 कितना है 2, और राइट साइड को मान लिया प्लस, ये होगा, तो ये कितना हो जाएगा, डेल x1 माइनस 10/4, तो यही आया। तो 2 के केस में हम सीधा ना कर लें कि m1 डेल x1 प्लस इक्वल टू माइनस m2 डेल x2, तो इसमें कितना चेंज, इसमें कितना, सीधा ये आंसर आ जाएगा। बात समझे? तो इस तरह से आपको शिफ्ट का क्वेश्चन कर लोगे कि ये कितना शिफ्ट हो गया, इसको कितना मूव कराएं, दिस दैट कर लोगे। ठीक, उस तरह से अगर बहुत सारे में भी जीरो का केस हो, अगर बहुत सारे में जीरो का केस हो, अगर इसमें जीरो का केस दे दें, सेंटर ऑफ मास विल नॉट शिफ्ट, इसको इतना कराएं, इसको इतना कराएं, तो फलाना मास को कितना कराएंगे कि सेंटर ऑफ मास नहीं शिफ्ट होगा, तो यहां भी क्या कर दोगे, डेल एक्सियम जीरो, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, जीरो। यानी यहां पे क्या लिखेंगे, m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2 प्लस m3 डेल x3 जितने भी हैं प्लस m4 डेल x4 जितने भी हैं, प्लस डॉट 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 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो।
ये लिखेंगे, दिस इक्वल टू 0, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा। तो यहां भी अगर नहीं शिफ्ट करने की बात होगी तो जितने हैं सबका सम क्या हो जाएगा 0। तो ये सारा केस क्लियर हुआ शिफ्ट वाला। तो सिंपली हम इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे कर सकेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर एक क्वेश्चन इसमें देंगे, फिर अगले टाइप में जाएंगे, ठीक। एक क्वेश्चन और दे देते हैं ताकि इसकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन तुम आप कर लोगे आसानी से, ठीक है ना। कोई भी 2 मार्क्स देते हैं, थोड़ा सा मार्क्स को चेंज करते हैं हम। एक ही 4 kg 2 kg घूम रहे हैं। एक क्वेश्चन का आंसर तुम लोग सही से बता दोगे, मतलब इस टाइप का प्रैक्टिस हो गया। फिर कल इसी टाइप के क्वेश्चन लैंग्वेज में देखेंगे। जब इन्हीं क्वेश्चन को लैंग्वेज का फॉर्म दे दिया जाता है ना, तो लगेगा तुमको कितना टिपिकल हो गया, लेकिन सिंपल सॉल्यूशन ऐसा ही होगा। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं और। मान लो 2 मास है कुछ भी से, ये 5 kg, इसको कर दिया 10 kg। 5 kg वाले को 4 सेंटीमीटर लेफ्ट शिफ्ट करा दिया। 5 kg वाले को 4 सेंटीमीटर, इसको जो है 4 सेंटीमीटर किधर शिफ्ट कराए, लेफ्ट। 4 सेंटीमीटर लेफ्ट शिफ्टेड, ठीक है। हाउ मच 10 kg will be shifted, how much 10 kg will be shifted so that center of mass will shift 6 centimeter right, center of mass will shift 6 centimeter right। चलो एक क्वेश्चन का बता दो सही, तो समझेंगे, प्रैक्टिस हुई, आसानी से बता दो। 5 kg 10 kg दिख रहा है, 5 kg वाले को 4 सेंटीमीटर लेफ्ट शिफ्ट किए हैं। तुमको बताना है 10 kg वाले को कितना शिफ्ट करें ताकि सेंटर ऑफ मास 6 सेंटीमीटर राइट शिफ्ट हो जाए। जल्दी से बताओ। देखो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ लोग ठीक बता रहे हो, बिना ऐसे भी बता दोगे, आदत हो जाएगी बिना पेन चलाए। अगर क्वेश्चन सिंपल ही है तो सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट 6 सेंटीमीटर राइट को प्लस मान लिए तो क्या लिखोगे 6 इक्वल टू क्या लिख दोगे तुम्हारा m1 x1 m2 x2। नीचे क्या आएगा, मास आएगा 5 प्लस 10 15 इंटू 6 जाएगा, क्या होगा 90। और ऊपर क्या आएगा 95 इंटू लेफ्ट है -4 -20। और इधर क्या आएगा x मान लो इधर 10x, तो 90 इक्वल टू -20 प्लस 10x। इधर जाएगा 90 प्लस 20 क्या होगा 110 इक्वल टू 10x, तो x इक्वल टू 110/10 यानी 11 होगा। बात सुन, अभी मैं करके दिखा दे रहा हूं। तो डेल एक्सियम क्या लिखते हैं, डेल एक्सियम सेंटर ऑफ मास 4 सेंटीमीटर किधर बोला गया, सेंटर मास लेफ्ट बोला, क्या 4 सेंटीमीटर राइट बोला है, तो सेंटर मास राइट बोला। इसी चीज को मैं लिख के दिखा देता हूं। तो डेल एक्सियम क्या हो जाएगा 6 m1, इसमें क्या बोला गया 5 इंटू इसकी पोजीशन में चेंज क्या बोला गया है 4 सेंटीमीटर किधर लेफ्ट। राइट को प्लस मान लिए हैं तो लेफ्ट क्या हो जाएगा माइनस, तो -4 प्लस 10 कितना शिफ्ट किया पूछा है, मान लो 10 को शिफ्ट किए डेल्टा x2 इसमें शिफ्ट हुआ। और नीचे क्या आ जाएगा टोटल मास 5 प्लस 10, यही चीज बताया अभी। तो 5 प्लस 10 15 इंटू 6 क्या होगा 90। और इसको सॉल्व करोगे 5 प्लस 4 -20 प्लस 10x -20 प्लस 10 डेल x2 जो भी लिखना है इक्वल टू ये 15 छके क्या होगा 90। ये यानी कि 10x2 या डेल x2 जो लिखना है पूरा लिख लो तो ठीक है। 10 डेल x2 इक्वल टू क्या होगा 110, या फिर डेल x2 क्या होगा डेल x2 हो जाएगा 11। तो क्या हो जाएगा आंसर 11। बात समझे। इसी क्वेश्चन को बिना पेन चलाए बताओगे, सब कुछ सेम दिया है, बिना पेन चलाए लास्ट बता दो कि 5 kg को 4 सेंटीमीटर लेफ्ट शिफ्ट कराए, 10 kg को कितना कराए ताकि सेंटर ऑफ मास विल नॉट शिफ्ट, सेंटर ऑफ मास विल नॉट शिफ्ट कितना लिखेंगे, पेन चलाना जरूरत है। m1 x1 इक्वल टू -x2 बिल्कुल 5 चौके 20 इक्वल टू 10 इंटू जो मान लो x, तो हाँ बिल्कुल 20/10 कितना आ जाएगा 2। तो इस टाइप से कर लोगे ना। चलो ठीक है गुड। तो आज फिर इतना ही रहने देते हैं, ठीक, कल देखेंगे, इतना रिवीजन कर लेना। ठीक।